हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लास्ट लेक्चर के अंदर। तो बेटा ये लास्ट लेक्चर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म के ऊपर है। ये कंप्लीट जो लेक्चर होगा वो कंप्लीटली प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म के ऊपर ही होगा। लेकिन उससे पहले मैंने जियो मैग्नेटिज्म के ऊपर जो आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, मैं उस आखिरी जो लेक्चर मैंने पढ़ा था जियो मैग्नेटिज्म के ऊपर, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जो लास्ट लेक्चर हमने जियो मैग्नेटिज्म पे पढ़ा था उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो यहाँ क्या बोला गया है हम लोगों को? यहाँ हमें बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखी है 40 माइक्रो टेस्ला। गेटिंग माय पॉइंट? और एंगल ऑफ डिप जो दे रखा है ना हमें, वो दे रखा है 30 डिग्री। अबे सही है, 30 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ डिप, और हमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 40 माइक्रो टेस्ला। तो बेटा बेसिकली ये क्या है? ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दे रखा है BH, उसकी वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रो टेस्ला। दिस एंगल इज 30 डिग्री। अबे सही है ना? तो होता क्या है कि जो BE cos 30 होता है यही एक्चुअली 40 के बराबर आएगा। अबे सही है। तो बेटा यहाँ से BE कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा साहब cos 30 होता है √3/2 बराबर, इधर लिख दीजिए 40। तो यहाँ से BE कितना आएगा? वो आएगा 80/√3। गेटिंग माई पॉइंट? 80/√3 माइक्रो टेस्ला। इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 46 माइक्रो टेस्ला ये आएगा यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ का आंसर लिख दिया है। कितना? 80/√3। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ऑब्वियस बात, सिंपल सवाल दिया था, क्या दिया था हम लोगों को? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, एंगल ऑफ डिप दे रखा है, पूछा क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अबे सही है ना? तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर हम कर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे जल्दी से। हाँ जी, तो लिखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसने क्या है ना, बड़ा डिटेल में इसको बताया है सवाल को। तो मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, समझाता हूँ आपको। ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए कि भैया ये हमारे पास में हमने पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरह से बना दिया। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेटिक बार रखा हुआ है, जिसका ये क्या लिखा हुआ है? ए शॉर्ट बार विद इट्स एन पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। तो इसका एन नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ पॉइंट किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्थ पोल जो है साउथ की तरफ पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है टुवर्ड्स साउथ। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना दे रखा है हम लोगों को? मैग्नेटिक मोमेंट बेटा इसका दे रखा है हम लोगों को 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर में। देखा है तो हमारे लिए डाइपोल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब समझना, आगे आगे समझते हैं। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आई है वो 0 आई है। अरे समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे क्या बोला गया है? कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, अगर अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सी चीज। बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो है ना नॉर्थ एंड साउथ है, ये नॉर्थ एंड साउथ छोटा सा है तो डायपोल की तरह काम करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? नीचे की तरफ। और कितनी आएगी? कल समझाया था मैंने, 2 × मैग्नेटिक मोमेंट। अबे याद है ना? अब कितना होता है? 2 × मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन r³। अबे ठीक है ना? साथ में म्यू भी आएगा, म्यू नॉट। यहां पे कितना जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4π। अबे ठीक है, उसके केस में 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4π 2 × m अपॉन r³, वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट।
सिमिलरली अगर तुम ध्यान से समझो बात को, तो यहां पे एक और चीज होगी, ऊपर की तरफ होगा अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये दोनों बराबर होंगे तभी तो नेट जीरो होगा। हाँ सर, तो बराबर कर दो। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो यह वैल्यू पुट कीजिए। व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज 10 की पावर 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 रहने दीजिए। m की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोगों को, 0.2, इसको 0.2 पुट कर दीजिए। r कितना गिवन है हम लोगों को, 10 सेंटीमीटर, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.1 का क्यूब। दिस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अबे समझ में आया? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 0.2, 0.4 हो गया। ठीक है साहब, तो तुम इसको लिख सकते हो 0.4। अब भाई नीचे 0.1 है, नीचे कितना है, 0.1 है, और ऐसे ऐसे मान लीजिए 1/10 का क्यूब है, तो ऊपर जाएगा 1000 बन जाएगा। तो ऊपर रह जाएगा बेटा 1000 से मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 टेस्ला। दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन आप कर लीजिए कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 0.4। ये ऊपर जा रहा है 1000, तो 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई होएगा ऊपर 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 रह जाएगा, सिंपल। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एक बार चेक कर लेते इसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सही है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अरे एक और चीज है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप सोचता है कि यहाँ दिया हुआ आपको 40 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 टेस्ला। तो बेटा ऐसा करने से क्या होता है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 40 माइक्रो टेस्ला। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टी, 40 इंटू म्यू टी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फटाफट से आइए और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ से फिर से बोला गया है शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरह सवाल दिया गया। अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जैक्टली इसके अंदर करना क्या है। आपको ध्यान से समझिएगा बात को भाई साहब। ईस्ट ऑफ साउथ नहीं, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे हमारे पास में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है ना, उस छोटा सा बार मैग्नेट है, इस तरह से रखा हुआ है, और इसका जो एंगल है, ऐसे मान लीजिए इसका जो एंगल है ये हमें गिवन है 60 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल यहाँ पे हमें गिवन है। तो सर इसको ऐसे मैं कर देता हूँ ताकि ये आपको एंगल समझ में आ जाए। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है भैया, अब पूछा क्या है हम लोगों को, ध्यान समझिएगा। फाइंड द नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अपनी कॉपी में देखो, मेरी तरफ मत देखो। कॉपी में सवाल लिखा होगा ना, लंबा सा सवाल पूरा लिखना होता है। देखिए यहाँ पे, फाइंड द नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट 0.2 मीटर अवे फ्रॉम इट। मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ से हम लोगों को बोला गया है कि 0.2 मीटर की दूरी पर इस वाले पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने को अर्थ का दे रखा है 30 माइक्रो टेस्ला, तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ना इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो इसका m कितना है पहले वो देख। इसका m है 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर ये डाइपोल की तरह काम करेगा। तो बेटा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, इसकी वजह से वो इधर आएगी। और वो कितनी आएगी साहब, वो आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। तो बीबी कर देता हूं मैं इसको, ड्यू टू बार मैग्नेट। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अगर सही बात है बेटा, इसको मैं दोबारा से यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दिस इज व्हाट बीबी। बीबी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट।
इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -7। अबे सही है ना, 2 को तो 2 लिख दें। m की वैल्यू कितनी है, 6 है, अपॉन r कितना है, 0.2 है, तो 0.2 का क्यूब कर दो। अबे गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 30 माइक्रो टेस्ला। अबे सही है ना, इसको ध्यान से देखो, ऊपर आएगा 1000, तो बेटा ये 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 2 से कट जाएगा 4, 3/2 1.5 आएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लेना, परेशान मत होना। 6 × 2 12, 12 डिवाइड बाई 8, तो 12 डिवाइड बाई 8 कितना होता है भाई, 4 से डिवाइड कर दो ना, तो 3/2 होगा, 3/2 इज 1.5, ऊपर जाएगा 1000 10 की पावर -4 बन जाएगी। अब बस सही है ना, इसको चाहे तो तू 150 × 10 की पावर -6 भी कर सकता है, और चाहे तो लिख सकता है 150 माइक्रो टेस्ला। ये किसकी है, ये बीबी है। अच्छा, ये कितने डिग्री एंगल पर है, 60 पर है। तो भाई साहब यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल कितनी आएगी साहब, यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल आएगी 150, ये 60 नहीं है बेटा, ये 30 है, 60 तो ये है, तो ये 30 है, तो यहाँ पे आएगी 150 कोस 30 डिग्री प्लस 30 माइक्रो टेस्ला। अबे सही है ना, तो इसका पहले से था, उसका भी कोस कंपोनेंट, अबे सही है ना। सिमिलरली बी नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो कितनी हो जाएगी साहब, वो हो जाएगी 150, और ये हो जाएगा कोस 60। अभी कोस 60 है साइन 30 एक ही बात है, ऊपर लगा दे ऐसे। हाँ साहब, तो इससे कितना आएगा, इससे आएगा 75, इससे कितना आएगा साहब, इससे आएगा 75√3 + 30, 75√3 + 30। ये सब के सब माइक्रो टेस्ला में चल रहे हैं। आई मेरी बात समझ में। अब एक और चीज पूछी जाए कि बताइए भैया टोटल नेट कितना हो जाएगा, तो बी नेट, तो बेटा बी नेट हो जाएगा बी हॉरिजॉन्टल नेट का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल नेट का स्क्वायर। आगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट हम आप लोगों को सॉल्व यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, उसके बाद इसका जो भी आपको कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेटा इस तरह के सवाल आते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी थी, इसकी बहुत ही लल्लू थी, इसकी थोड़ी लल्लू से ज़्यादा थी। आई मेरी बात समझ में, मतलब इसकी लल्लू हद से ज़्यादा लल्लू, थोड़ी कम लल्लू, इसकी तो बहुत भयंकर। अबे सही बात है ना। तो जो भी है आप नोट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अब अपन लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बेटा डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो बेसिकली क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको। एक्चुअली क्या होता है, जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। वो बेसिकली जो डिपेंड करती है वो मैग्नेटिक मोमेंट पे ही डिपेंड करती है, या आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ रिवॉल्व करता है उसके मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर ही वो सब कुछ निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, अब मैं ऐसा लिख दूं कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस। तो भैया मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से वो चक्कर लगा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राउंड लगा रहा है इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। दिस एंगुलर मोमेंटम इज, इसको कैसे लिखते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम को, बेटा इसको लिखते हैं हम h/2π। अबे याद है ना बोर का जो अपना सेकंड पोस्टुलेट था NH/2π होता है, तो L को अपन लोग h/2π लिख सकते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपके सामने यहाँ पे क्या बात करूंगा कि भैया ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम, अबे सही है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू का मतलब क्या होता है, ये होता है भैया E/2m इनटू एंगुलर मोमेंटम। अगर तुम यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो ये जाएगा E/2m, L की वैल्यू कितनी जाएगी h/2π। तो बेटा बेसिकली ये बन जाएगा EH/4πm।
दिस इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम था, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम था, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मॉम, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक राउंड लगा रहा है। इसका मतलब तो सर हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। तो यहीं से सारी बातें शुरू हुई। अब यहीं से है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक ये मटेरियल शुरू होएगा। इसमें 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, मैं आपको लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, इसमें आप सुन लो ध्यान से पहले ना। 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है डायमैग्नेटिक। बेटा बस इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, ऐसा जिसमें कोई खतरनाक चीजें नहीं है। पहला है डायमैग्नेटिक, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक, एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। तो बेसिकली इनके ऊपर ही ये सारी प्रॉपर्टी निर्भर करती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि एक्चुअली ये डायमैग्नेटिक क्या होता है। अब जैसे मैं फर्स्ट की बात करूँ कि भैया डायमैग्नेटिक, तो बेटा इसमें एक चीज का ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो आप डेफिनेशन देखिए बेटा, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉपर डायमैग्नेटिज्म है, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिज्म। तो देखिए इसकी डेफिनेशन इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल हैज अ टेंडेंसी टू रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही रिपेल करता है। आई मेरी बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि भैया हम लोग ऐसे बात करें कि जैसे कोई ऐसा मटेरियल जिसमें अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देगा। अबे आई मेरी बात समझ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहाँ से अब 40 माइक्रो टेस्ला निकल रही है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। वो पता पड़ा कि जैसे मान लीजिए यहाँ हमने चौक रख दी, अब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड 40 से भी कम हो जाएगी। आई मेरी बात समझ। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल को रिपेल करता है। तो आगे ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं अपन इसमें। तो बेटा इसमें एक और चीज डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके बारे में आप लिख लीजिए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, these materials in which individual magnetic moment of each atom or molecule is 0। हाँ जी बेटा, बेसिकली ये प्रॉपर्टी ना यहीं से शुरू होती है। इसका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। किसका, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज 0 इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इससे इसी से पूरा खेल शुरू होता है। खेल ऐसे शुरू होता है, मान लीजिए कि भैया सबसे पहले मैं आपको डायग्राम यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए कि भैया यहाँ पे एक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लेकर है, सॉरी मैग्नेट लेकर है, बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ इसका इस तरह से हमने ले रखा था। ये नॉर्थ था, ये साउथ था, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी यहाँ से, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि भैया किसी का अगर इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, तो जब इस बार मैग्नेट को जब मैं किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास में लेके आऊंगा तो उसका जो एक एटम होगा, मतलब हर एटम में होगा ऐसा, पर मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करूं तो उसके अंदर अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। याद कर ईएमआई में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आप लोगों को कि भैया ईएमआई पढ़ाया था कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब ये पास में आ रहा है तो फ्री मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में घूमते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि नेट मैग्नेट लेंस लो, याद कर, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को कम करें। तो इसकी चेंज को कम करने के लिए बेटा वो कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे, तो ऐसे ऐसे घूमेंगे जो जो, तो बेटा यहाँ से तो जाएगा नीचे, यहाँ से जाएगा ऊपर, मतलब ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलेंगी, फील्ड लाइंस। अबे सही है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा फोर्स इधर और इसके ऊपर लगेगा फोर्स इधर, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को कम करने का कोशिश करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसा बनता है कि नॉर्थ है और ये साउथ है। जब मैं इसको पास में लेके आ रहा होता हूं ना, तो इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके खुद के पहले कुछ नहीं, जिनके खुद के पहले कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं थे, लेकिन इसको देखकर सबके मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो गए, वो उल्टी डायरेक्शन में होंगे, सब ऐसे खचा 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 खचा, तो सबके सब अपोज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे ऐसे।
अरे समझ में आ रहा है ना, अब ऐसे घूम रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जबकि पहले किधर एक्सटर्नल कहाँ थी, इधर थी। या तो ऐसे मान लो दिस इज एक्सटर्नल, बेटा प्रोड्यूस ही ऐसे हुई कि इसको कम करने का प्रयास किया। आई मेरी बात समझ में? तो टोटल ये रिपेल करता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायमैग्नेटिज्म समझ में आ गया, डायमैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ गया। तो बेटा इस पूरी बातों को लिख लीजिए, डायग्राम उतार लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे एक छोटी सी बात हो रही है, जो डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, वो एक्चुअली सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वीक फिनोमिना है। दिस इज अ वीक फिनोमिना। और एक और बात क्या है कि ये ऑलमोस्ट हर एक मटेरियल में पाया जाता है। ऑलमोस्ट इट फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल, ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल, ये लगभग लगभग हर मटेरियल में पाया जाता है। वीक फिनोमिना है, लगभग हर मटेरियल में पाई जाता है। तो ये सब बातें मैंने आप बताई हैं आपको यहाँ पे। तो ये सब बातें किसकी है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की है। बेटा नेक्स्ट हम समझते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हो चुका है, अब हम समझेंगे पैरामैग्नेटिक। तो आइए पैरामैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पैरामैग्नेटिज्म पे या पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे। ठीक है, यहां समझना बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर ऑलरेडी कुछ डाइपोल मोमेंट्स बने हुए थे। इसमें यहाँ पे इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स के खुद के डाइपोल मोमेंट्स भी थे, ऐसे 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 कुछ होंगे, या ऐसे नहीं तो उल्टा मान लो। अब मैं तो क्या मानता हूँ, ऐसे घुमा घुमा के रखने की जगह मैं सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट ही बना रहा हूँ। तो इट मे पॉसिबल ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो इनके खुद के कुछ डाइपोल मोमेंट्स थे। अब वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, अलग अलग डायरेक्शन में थे। तो भैया इसका टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा पूरे मटेरियल का, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो समेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ईच एटम्स आएगा। तो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन बेटा सारे के सारे मिला के 0 हो जाएंगे, क्योंकि रैंडम है ना, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई नीचे है, कोई पीछे है, सबका वेक्टर सम 0 होना है। हाँ भाई, सबका वेक्टर सम 0 होना है। अब इसमें क्या करा हमने, एक देखो समझना, एक सिंपल अगर मैग्नेटिक मोमेंट हो ना, या कोई मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो अगर ढंग से देखा जाए तो, और इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो ना, तो ये बेटा क्या होता है, ये कुछ देर के बाद इसी की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिसको टॉर्क जो मिलेगा और टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b, तो वो उसको इसी डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करती है। अरे सही बात है। अब यहाँ पे जो ऐसे ही रखा हुआ था विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो 0 था। भले ही यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मैग्नेटिक मोमेंट थे, वहां पे इंडिविजुअल के नहीं थे, पर यहां थे। बेटा वहां नहीं थे तो वहां एक्सटर्नल को लेकर आए तो जनरेट हुए, और उल्टी दिशा में जनरेट हुए डायमैग्नेटिज्म में। बट यहां पे क्या हो रहा है, पहले से ही थे। जब थे तो जब इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब इसको हमने किस में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हुआ क्या, सबके सब असाइन अलाइन हो गए इसी की डायरेक्शन में। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा यहां पे क्या होगा, एक अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज कर गई, जबकि वहां पे डिक्रीज कर जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये है पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूं इसके ऊपर। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो लिखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फटाफट से एक दो लाइनें।
हाँ भाई, तो यहाँ पे एक बार देखिए डायमैग्नेटिक जो मटेरियल की बात करी थी, तो यहाँ पे टोटल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कम होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस अंदर जो भी इंड्यूस हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करता हूं, है ना, पैरामैग्नेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा, जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा बी एक्सटर्नल प्लस बी आई। यहां पे नेट जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे बी नेट जो हो जाएगा वो ज्यादा होगा बी एक्सटर्नल से, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है बेटा, यहां तक तो ठीक है। अब हम बात एक एक करके अपन बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो मैंनेडायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आपको समझाया है। अब आप लिखिए फटाफट से, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, जल्दी से दोनों बातें नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो लिखिए फटाफट से बेटा जल्दी से। यहां बात करी गई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा इसके बाद एक और बात करी गई है, उसको भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल इज गिवन एज बी आई बराबर म्यू नॉट इंटू आई। वो इंटेंसिटी पे ही निर्भर करती है। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया एम अपॉन वॉल्यूम, और कितना इंड्यूस हो रहा है ये डिपेंड करता है म्यू नॉट इंटू आई पर। अरे आई बात समझ में यार, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ये वेक्टर में है, ये वेक्टर में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया है, ये हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे कितना इंड्यूस हुआ है ये निर्भर करेगा म्यू नॉट इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ भाई, तो अब कुछ चीजें और डिफाइन करेंगे हम लोग, जैसे बी वेक्टर है एंड एच वेक्टर है। तो ये जो एच वेक्टर है ना, ये क्या है सर, ये जो एच वेक्टर है इसको डिफाइंड हम कैसे करते हैं, दिस एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नोट। गेटिंग माय पॉइंट। इसको एच वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर अपॉन म्यू नोट से डिफाइन करते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक्सटर्नल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके लिए हम लोग इसको डिफाइंड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसके लिए हम लोग कितना लिख देंगे, म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर। दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे आई मेरी बात समझ में। जैसे आपने पहले क्या डिफाइन किया था, अगर इंटरनल के लिए बात करूं तो वो म्यू नॉट इनटू मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है आई, तो ये आई वेक्टर हो जाता है। अब सही है ना। तो बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी किसी मटेरियल के अंदर, जैसे मान लीजिए कि वहां पे ये तो एक्सटर्नल है, इट विल नॉट चेंज विद मीडियम। और ये किस पे डिपेंड करता है, अच्छा ये तो एक्सटर्नल हो गया कि भाई इट विल नॉट चेंज विद द मीडियम, या किसी भी चीज से ये चेंज नहीं करता है। ये मटेरियल के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या हुई है, इंड्यूस हुई है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई प्लस म्यू नॉट इंटू एच। तो इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। आई मेरी बात समझ में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसके एच के बारे में लिखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, वी डिफाइन अनदर क्वांटिटी एच फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद मीडियम, दिस एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसी एच को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। तो इस सब बातों को लिख लीजिए फटाफट से, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, जैसे मान लीजिए कि भैया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड रखे, अब हम किसी मटेरियल की बात करते हैं, इन ए मटेरियल
किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर मटेरियल की बात करेंगे तो किसी मीडियम की बात करें, नॉट एग्जैक्टली मटेरियल, किसी मीडियम की अगर मैं बात करूंगा तो मीडियम लिखता हूं बेटा यहाँ पे। एच मीडियम से इंडिपेंडेंट है, पर जैसे मान लीजिए कि भैया किसी भी मीडियम के अंदर अपन बात करते हैं, ऐसा है तो एक्सटर्नल, पर जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको कैसे रखते हैं, मैं समझाता हूँ आपको कि भाई जो रखा हुआ चीज़ है ना, वो एयर में रखी हुई तो म्यू नॉट आएगा। अब वो रखी हुई पानी में है तो ऑब्वियस बात है क्या, म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट अपन लगाएंगे, उसके बाद ही फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फील्ड से। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो बी है वो बेसिकली इन दोनों का ही सम होता है, जो मैंने बताया था ना आपको, म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। आई मेरी बात समझ में? तो इन दोनों का ही हम लोग यहाँ पे सम लिखते हैं, क्या, बी को। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रिलेशन होता है बेटा बी में, एच में और आई में। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा लिखिए फटाफट से, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। हाँ जी, तो बेटा मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बड़े से एक्स से, इसको हम लिखते हैं आई बाई एच, आई बाई एच। तो बेटा यहाँ से एच को लिखा जा सकता है ये बड़ा वाला एक्स इंटू, सॉरी आई को लिखा जा सकता है बड़ा वाला एच, बड़ा वाला एक्स इंटू एच। गेटिंग माई पॉइंट? इसको जब यहाँ पुट करूंगा तो बी आएगा कितना, बी आएगा म्यू नॉट इंटू एच वैक्टर प्लस यहाँ पे आएगा एक्स इंटू एच वैक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? और बेटा इस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं किसी मटेरियल में लिखा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वैक्टर। तो हम जानते हैं कि एच वैक्टर एच वैक्टर एच वैक्टर सब कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कट जाएगा, तो जो म्यू आर आएगा रिलेटिव परमेबिलिटी वो एक्चुअली आएगा 1 प्लस एक्स के बराबर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये आएगा 1 प्लस एक्स के बराबर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, तो उसके लिए ये जो एक्स की जो वैल्यू आती है ना, ये क्या आती है, नेगेटिव आती है। पैरामैग्नेटिक के लिए यही चीज पॉजिटिव आती है। ओहो, आती कम है पर आती पॉजिटिव है। हाई मेरी बात समझ में? डायमैग्नेटिक के लिए जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए जो म्यू आर है वो लेस देन 1 होता है। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, और यहाँ मैंने सारी बातें लिख दी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा फटाफट से आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सब थ्योरेटिकल बातें, ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। हाँ जी, अब एक लास्ट चीज जो बचती है इसके अंदर, वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, तो बेटा फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें डोमेन्स बने होते हैं। मैं आपको डोमेन समझा देता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पैकेट्स के रूप में अलाइन मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। अब अगर देखा जाए ना, तो एक पैकेट में ये अलग अलग पैकेट बने हुए हैं, ध्यान समझना, एक पैकेट में एक डायरेक्शन में सारे कपल्स बने होते हैं, इसमें कपल्स में होते हैं इसके अंदर। आई मेरी बात समझ में? ऐसे ऐसे हो सकता है इसकी इस डायरेक्शन में डायरेक्शन इसकी इसमें हो सकता है इसकी इस डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शंस होती है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो ही आता है, किसमें, फेरोमैग्नेटिज्म के इन डोमेन्स में। अब होता क्या है, यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, इज वेरी हाई। और बेटा यहाँ पे जो म्यू आर होता है ये भी बहुत हाई होता है, इट इज आल्सो वेरी हाई। अब x बहुत हाई होगा तो म्यू आर भी बहुत हाई होगा, सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, जब इसको हम लोग किसी भी डोमेन में रखते हैं,
है ना। जब किसी भी डोमेन में इसको जब डालते हैं हम लोग तो क्या होता है यहाँ से, सॉरी, इन डोमेन्स को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं ना, वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेट बढ़ा देते हैं। आई मेरी बात समझे, इसी प्रकार से। और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली, ऐसे करके स्ट्रांगली ये मैग्नेटाइज होते हैं। तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो बेटा अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताऊंगा, दैट इज हिस्टेरिसिस लूप। ये हिस्टेरिसिस लूप होते हैं वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको हल्का सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो ऐसे करके यहाँ पे इस प्रकार से जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे ये आते हैं। सर ये क्या है, तो बड़ा ही खतरनाक सा बन गया है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर कुछ 2-4 लाइनें लिखवाना चाहता हूँ, फिर आप वो लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो फटाफट से 2-3 लाइनें इसकी लिख लीजिए। बेटा एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, एग्जैक्टली होता क्या है, जब किसी भी प्रकार के मटेरियल को जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करने लगते हैं तो पहले इस प्रकार से उसकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब दोबारा से हम लोग एच को कम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी वैसे वैसे बी भी बढ़ने लगेगा और मैग्नेटाइज होने लगेगी। 0 पे थी, मैग्नेटाइज होते होते यहाँ पहुँच गई। लेकिन होगा क्या कि जब इसको वापस कम करने लगेंगे ना हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन को या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो होगा क्या कि इसको करते करते इसको तो 0 कर दिया एच को, तो पर बी की कुछ वैल्यू रह जाती है। और उसके बाद हमें अगर बी को 0 करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है एक्सटर्नल, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दी। आई मेरी बात समझ में। अब उसी डायरेक्शन में अगर मान लीजिए हम लोगों को 0 तो हो चुकी है, उसी डायरेक्शन में अगर उसको दोबारा से उसके डोमेन्स को सबको घुमाना है या उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना है, तो फिर से हम लोगों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर से ये लूप इस प्रकार से जाएगा और रिपीट करता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार से ये लूप रिपीट करता रहेगा। इसका जो एरिया होता है वो हमें लॉस देता है, एनर्जी के अंदर कितना लॉस हो रहा है। तो बेटा ये सब बातें हैं, इसके ऊपर कुछ पूछना होता है आप हमसे आके पूछ सकते हो। बाकी पूरा थ्योरेटिकल बातें हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो सब्सेप्टिबिलिटी पे आते हैं या म्यू रिलेटिव पे आते हैं, या उसका एच और आई पे कुछ सवाल पूछना, डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे सवाल आते हैं, ऐसे कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं है। बाकी अब थ्योरेटिकली आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और कुछ भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।